नमस्कार। साइंस ऑफ गवर्नमेंट के इस चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करता हूं। मैं डॉक्टर कुमुद रंजन। आज एक अदृश्य वायरस कोरोना की वजह से एक महामारी फैली हुई है और दुनिया जो है घरों में बंद हो गई है। उसका एक यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उससे बचने का, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसी आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। लेकिन घर में रहना भी आसान नहीं है, तो कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ वर्क ऐसा करते रहना चाहिए जिससे दिनचर्या आपकी अनवरत चलती रहे। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन अध्यापन करने वालों के लिए यह बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में मैं भी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और साइंस और गवर्नमेंट के चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक और अध्ययन करने हेतु, एक विचार प्रस्तुत करने हेतु एक विषय लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी मैंने अरस्तु के संदर्भ में जो है कई वीडियो बनाए हैं और इसी साइंस ऑफ गवर्नमेंट के चैनल पर अपलोड भी किए हुए हैं। तो उसी क्रम में आज हम अरस्तु के ही विचारों से संबंधित, उसके क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन और मनन करना प्रारंभ करेंगे और उसकी प्रासंगिकता को भी तलाशेंगे कि आज के संदर्भों में वह कितना प्रासंगिक है। आज देखा जाए तो अरस्तु के विचारधारा के अनुसार दुनिया भर में क्रांतियाँ हो रही हैं। हर जगह, हर प्रदेश, हर एक देश, हर एक संगठन, हर एक समुदाय में क्रांतियों का बिगुल जैसे बज रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए क्रांति संबंधी उसके विचारों का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि वह कितना प्रासंगिक है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अरस्तु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। वह यह पुस्तक जिसको हम राजनीति विज्ञान का धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं, यह इतनी महत्वपूर्ण है। उसके 5वें अध्याय में उसने समस्याओं में भी सबसे महत्वपूर्ण समस्या का चिंतन मनन किया है और अपनी लेखनी चलाई है। वह क्या है कि आज के संदर्भों में जो राजनयिक हैं, जो राजनेता हैं, उनके लिए वह एक निर्देशक पुस्तिका सिद्ध होती है। तो कहा जाए कि यह जो क्रांति संबंधी उसका विचार है, वह आज की राजनीतिक प्रणालियों के ऊपर, राजनयिकों के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है या महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस संदर्भ में गेटल जैसे विचारक ने अपनी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में इस पॉलिटिक्स की जो पुस्तक है उसके को कहा है कि यह एक शासन की कला है। शासन की कला पर लिखा गया हुआ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो राजनयिकों को दिशा निर्देशन प्राप्त करती है, दिलाती है। तो आइए हम देखते हैं अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार, एरिस्टोटल्स आइडिया ऑन रिवॉल्यूशन। अरस्तु ने जो शुरुआत की है अपने 5वें अध्याय में, वह क्रांतियों की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में की है कि क्रांतियाँ कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो उसने उसको मैंने आपके समक्ष सुविधा के अनुसार के लिए यह 4 भागों में विभक्त किया है। संपूर्ण क्रांति, शासन हेतु क्रांति, शासन को शक्तिशाली बनाना और चौथा है आंशिक परिवर्तन। जैसा कि अरिस्टोटल मानता है कि शासन व्यवस्था में या संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन एक क्रांति होती है। एक स्थिति को वैसा ही बनाए रखने का पक्षपाती था। राजनीतिक परिवर्तन वह नहीं लाना चाहता था, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन एक विध्वंसक और हिंसक परिणाम लेकर के आते हैं। इसलिए अपनी पॉलिटिक्स में उसने क्रांति के सिद्धांतों को बताने के साथ साथ उसके कारणों और निवारणों सभी पर चर्चा की है, विस्तृत रूप से चर्चा की है उसकी। यहाँ पर संपूर्ण परिवर्तन की जब वह बात करता है तो शासन व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन का तात्पर्य यह होता है कि एक तंत्र ही पूरा परिवर्तित हो जाए, एक संविधान ही पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाए। तो
संपूर्ण परिवर्तन उसी से है। जैसे कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र परिवर्तित होकर के धनीन तंत्र में पड़ गया, परिवर्तित हो गया, या सर्वजन तंत्र परिवर्तित होकर के जनतंत्र में परिवर्तित हो गया। यानी कि तंत्रात्मक परिवर्तन संपूर्ण परिवर्तन, समूल परिवर्तन कहलाता है। दूसरी तरफ जब वह शासन करने हेतु की बात करता है, यहाँ पर तंत्र के परिवर्तन होने का प्रश्न नहीं होता। यहाँ पर जो मुख्य कारण है वह यह है कि जब शासन में रहने वाले कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के या स्वयं शासन करने के उद्देश्य से सत्ता में परिवर्तन लाते हैं, तो वह शासन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या करना चाहते हैं, वह स्वयं अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अपने हाथ में लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो शासन की पूरी शक्ति उनके हाथ में आ जाएगी। ऐसा परिवर्तन शासन करने हेतु वाले कारण में ऐसा परिवर्तन आता है। और तीसरा, सरकार को शक्तिशाली बनाना, यानी कि यहाँ पर सत्ता में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, न ही कोई व्यक्ति सत्ता को अपने हाथ में ले रहा है। यहाँ पर जो तीसरा क्लास जो बता रहा है एरिस्टोटल, सरकार को या सत्ता को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी कि कोई ऐसी सत्ता जो जनतंत्रात्मक है उसको अधिक जनतंत्रात्मक बनाना, या कोई कुलीन तंत्रात्मक या धनिक तंत्रात्मक सत्ता है तो उसको और अधिक धनिक तंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक बनाना। यानी कि किसी एक तरह की शासन प्रणाली को और उसी शासन प्रणाली में और विशुद्ध रूप पैदा करना। चौथे तरह की जो आंशिक परिवर्तन की वह बात करता है, आंशिक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि छोटा मोटा संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक संशोधन, या किसी नए पद का सृजन, या किसी पद का विलोपन, यह ऐसे कारण होते हैं जिसमें एक छोटा सा परिवर्तन भी क्रांति का कारण बनता है या क्रांति की अवस्थाएं कहलाता है। वह यह चार तरह के शासन की जो अवस्थाएं, परिवर्तन की अवस्थाएं वह बताता है। इसके बाद वह कहता है कि क्रांति के कारण, क्रांति के वह तीन मुख्य कारण बताता है। क्रांति के जो तीन मुख्य कारण हैं उसमें वह पहला बताता है कि सामान्य कारण, और दूसरा विशेष कारण, और तीसरा विभिन्न प्रकार के संविधानों या शासन प्रणालियों या राज्यों में क्रांति के प्रमुख कारण। यह तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण वह क्रांति के कारण बताता है, और उसी के आधार पर हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और आज के वर्तमान संदर्भों में देखने की कोशिश करेंगे कि आज यह कितना प्रासंगिक है, उसको समझते चलते हैं। सामान्य कारण, सामान्य कारण को वह हम सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला असमानता या समानता, दूसरा अन्याय। असमानता और समानता के दो तत्वों की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो, निरपेक्ष समानता और आनुपातिक समानता। और आनुपातिक समानता के सबसे पहले हम देखेंगे आनुपातिक समानता किसको कह रहे हैं। यहाँ एक डाटा मैं लिख रहा हूँ, 3, 2, 1। 3 कितना बड़ा है 2 से? उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से। यह कहा जाए तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से यह समान दिखते हैं, या इसको कह सकते हैं असमानता दिखती है। यहीं पर अगर हम कहें कि 4, 2, 1, तो यह 4 कितना बड़ा है 2 से? उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से है। तो इसको हम आनुपातिक समानता के तहत रखेंगे। यहां आनुपातिक समानता जब संख्यात्मक दृष्टिकोण से कोई चीजें बराबर या कहा जाए डिफरेंस करती हैं, एक समूह दूसरे समूह से, एक संगठन दूसरे संगठन से, या एक वर्ग दूसरे वर्ग से, तो इसको हम आनुपातिक समानता के तहत रखते हैं। दूसरी तरफ निरपेक्ष समानता, निरपेक्ष समानता के साथ तात्पर्य क्या है कि इसको हम योग्यता संबंधी असमानता की बात करेंगे। योग्यता संबंधी असमानता, जैसे आप पहले इसको देखें कि आनुपातिक समानता, जैसे हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए, मनुष्य योनि में पैदा हुए तो मनुष्यत्व होने के कारण हर चीज में हमको समानता मिलनी चाहिए, हर चीज में हम बराबर हैं, हम मनुष्य हैं तो हम हर चीज में बराबर हैं। इस बात पे तो हम एग्री हो सकते हैं। लेकिन जब योग्यता की हम बात करेंगे
तो योग्यता के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति यह कह सकता है कि हमारी शैक्षणिक योग्यता या हमारे कुल धन के दृष्टिकोण से हम अधिक बढ़े हैं, तो हम हर चीज में असमान होने चाहिए अन्य हमारे से नीचे वाले वर्गों से। कहने का तात्पर्य यह है कि यह योग्यता संबंधी असमानता वैमनस्य को, अन्याय को पैदा करती है। तो कुल मिलाकर के यह दोनों मूल कारण में आ जाते हैं क्रांति के लिए। क्रांति के मूल कारण में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अन्याय, जिसके 3 पार्ट हैं: राजनीतिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और बौद्धिक अन्याय। राजनीतिक अन्याय और क्रांति के मूल कारण में समानता और अन्याय दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। यानी कि समानता का जो कारण स्थापित हो रहा है उससे किसी न किसी रूप में अन्याय भी संबद्ध है। तो इसमें सबसे पहले हम जब राजनीतिक अन्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक अन्याय एक सीमा तक कहा जाए जब किसी के अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उसका प्रदर्शन सर्वप्रथम शांतिपूर्ण ढंग से होता है राजनीतिक अन्याय के अंतर्गत। लेकिन जब यह धीरे धीरे अपने आप में एक सीमा को लांघ जाता है तो यह गोला और शोले के रूप में भी स्थापित हो जाता है। राजनीतिक सत्ता के कुछ व्यक्ति ही उस अन्याय का विरोध करते हुए सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा कारण है आर्थिक अन्याय, आर्थिक विषमता, मुख्य रूप से आज के युग में देखा भी जाए तो आर्थिक कारण जो है, धन का जो असमान वितरण है, वह मुख्य कारण होता है क्रांति के मूल कारण में। क्रांति के मूल कारण में मुख्य कारण आर्थिक असमानता हो सकती है, आर्थिक विषमता हो सकती है। और तीसरा है बौद्धिक अन्याय। बौद्धिक अन्याय के रूप में यदि हम देखें कि जब कोई एक विस्तृत रूप से ताकतवर व्यक्ति, बौद्धिक रूप से ताकतवर व्यक्ति को उसके अनुरूप उसको उचित स्थान सम्मान नहीं मिलता है तो वह राज्य में क्रांति का प्रमुख कारण बनता है या क्रांति को पैदा करने के लिए, विप्लव को पैदा करने का प्रमुख कारण बन जाता है। दूसरा, क्रांति के जो कारण बताएं उसमें दूसरा मुख्य कारण कहा जाए कि विशेष कारण है, जिसके अंतर्गत अरिस्टोटल ने विभिन्न तरह के अपने राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, उसके 5वें अध्याय में विस्तृत रूप में विशेष कारणों का विवेचन किया है। उसको अगली स्लाइड में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्रांति के विशेष कारण में अरिस्टोटल ने बहुत ही विस्तार से बताया है। उसको हमने जो है यहाँ पे पॉइंट वाइज डिवाइड कर रखा है और इस पॉइंट के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अरिस्टोटल कहता है लाभ एवं सम्मान के कारण क्रांति होती है। तो देखते हैं कैसे लाभ एवं सम्मान के कारण क्रांति होती है। अरस्तु का कहना है कि जब शासक वर्ग पूर्वाग्रह और पक्षपात के वशीभूत होकर के कुछ लोगों को सम्मान एवं लाभ देना प्रारंभ कर देता है जो उसके योग्य नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में जो वर्ग उसका वास्तविक हकदार होता है वह क्रांति कर बैठता है। दूसरी तरफ देखते हैं शासकों की धृष्टता या और साथ में उसकी धनलोलुपता को भी इसमें हम ऐड करेंगे कि शासक वर्ग जब गुस्ताख होकर, ढीठ होकर, उद्दंड होकर के जनहित के कार्यों की उपेक्षा करने लगते हैं या कृपण, कंजूस और अर्थपिशाच बन करके वे जनता का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं तो जनता जो है शासक के खिलाफ असंतोष जनता में पैदा होता है और वह क्रांति कर बैठती है। तीसरी तरफ देखते हैं उत्कृष्टता के प्रति प्रेम। शासक वर्ग का उत्कृष्टता के प्रति प्रेम उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और ऐसा अरिस्टोटल का मानना है। साथ ही यह तत्व कुछ ऐसे भी व्यक्तियों में देखने को मिलता है, जैसे धनिक तंत्र में और राजतंत्र में कुछ ऐसे भी संपत्तिशाली और वैभवशाली व्यक्ति होते हैं जिनको सत्ता के द्वारा या शासक के द्वारा जो है नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, तो वह इससे रुष्ट होकर के क्रांति कर बैठते हैं।
नंबर 4 पे देखते हैं, भय की बात करता है। अरिस्टोटल कहता है कि भय के कारण भी क्रांति पैदा होती है। इसमें वह 3 तरह की चीज़ें बताता है। नंबर 1, पहली चीज़ वह कहता है कि भय, वे व्यक्ति जो दंड के भय से ग्रसित होकर के तिकड़मबाजी करते हैं या अपराधी बन जाते हैं। नंबर 2, भय के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो अन्याय के खिलाफ जागरूक होते हैं, अन्याय के खिलाफ जागरूक होते हैं और उनके खिलाफ अन्याय होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में वो क्रांति कर बैठते हैं। तीसरा, वे व्यक्ति जो क्रांतिकारी विद्रोहियों के खिलाफ स्वयं को संगठित करते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो भय में 3 कारण बनते हैं जो कि क्रांति को पैदा कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, तिरस्कार या घृणा। तिरस्कार या घृणा में यह 2 तरह के शासन तंत्रों में वह बात करता है, एक धनिक तंत्र और दूसरा अतिवादी जनतंत्र में। धनिक तंत्र में अधिसंख्यक वर्ग जो है अधिकारों से वंचित रहता है, धनपतियों का शासन होता है। तो इन धनपतियों के द्वारा जो है ऐसी भावना उत्पन्न होती है जनता के मध्य में कि वह धनपतियों को तिरस्कृत ढंग से देखना प्रारंभ करते हैं, उनके प्रति उनके अंदर घृणा उत्पन्न होती है। वहीं अतिवादी जनतंत्र में जनता धनपतियों के विरुद्ध जो है अपना दुराव रखती है, अपना विद्वेष रखती है। इस कारण धनपतियों के अंदर जनता के प्रति जो है विद्वेष की भावना पैदा होती है, तिरस्कार की भावना पैदा होती है या घृणा की भावना पैदा होती है। तो इन दोनों तंत्रों में, धनिक तंत्र में और जनतंत्र में, एक धनिक तंत्र में जनता के अंदर और जनतंत्र में धनपतियों के अंदर तिरस्कार की भावना जो है क्रांति का बिगुल बजा सकती है। अगला देखते हैं, किसी वर्ग में असाधारण वृद्धि। राज्य के अंदर जब किसी एक वर्ग विशेष में असाधारण वृद्धि होती है तो अरस्तु का मानना है क्रांति अवश्य संभावी हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, चुनावी षड्यंत्र के संदर्भ में वह कहता है कि चुनाव जो है, जैसा आज के संदर्भों में भी आप देखते हैं कि जनता विभिन्न तरह के लालचों में फंस करके अपने मत का दुरुपयोग करती है या राजनेता उनको किसी दबाववश या किसी ऐसे चीज़ों के वशीभूत करके उनको मत देने के लिए बाध्य करते हैं। तो यह चुनावी षड्यंत्र के मध्य आता है। जैसे कि कह सकते हैं, और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग की हो गई या विभिन्न तरह के पैसे बांटने की बात हो गई। जैसे आज के संदर्भों में ईवीएम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक तरह से चुनावी षड्यंत्र हैं जो कि सत्ता में गलत व्यक्ति को पहुंचाती हैं और जनता उससे उद्वेलित होकर के जो है क्रांति का भी गुल बजा सकती है। आगे देखते हैं, अल्प परिवर्तनों की अवहेलना। अरिस्टोटल कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो अर्थात परिवर्तन तो होते रहना चाहिए, लेकिन यह परिवर्तन समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। परिवर्तन की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। कुछ ऐसे परिवर्तन सत्ता में अवश्य संभावी होते हैं जिनका होना जरूरी होता है, तो ऐसे परिवर्तनों की अवहेलना शासक वर्ग के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उसको इस बात का अंदाजा, इस बात का भान होना चाहिए कि कौन से परिवर्तन उसके लिए हितकारी होंगे और कौन से परिवर्तन उसके लिए क्रांति को लेकर के आएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, जाति की विभिन्नता। जाति की विभिन्नता। अरिस्टोटल कहता है कि जब किसी राज्य में विभिन्न जातियों के लोग रहना प्रारंभ कर देते हैं तो यह भी विद्रोही तत्वों का समागम कहा जाएगा, जो कि क्रांति की एक कहा जाए चिंगारी पैदा करने का काम करता है। आगे देखते हैं, एकता का अभाव और विरोधी तत्वों के कारण। 2 चीज़ों को हम एक साथ लेके चलते हैं। एकता का अभाव, यह सर्वविदित है कि जिस राज्य में एकता नहीं होगी वहाँ तो क्रांति निश्चित रूप से होगी। दूसरी तरफ देखते हैं, विरोधी तत्वों के कारण। कहा जाता है कि जब 2 विरोधी तत्व स्थापित होंगे तो उसमें संघर्ष होगा ही होगा। 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, आवाज़ तो होनी ही होनी है। अरिस्टोटल ऐसा मानता है कि विरोधी तत्वों के कारण भी क्रांति की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रणय संबंधी अर्थात प्रेम के कारण भी क्या क्रांति पैदा हो सकती है? हाँ, हो सकती है, ऐसा अरिस्टोटल मानता है। वह एक उदाहरण देता है इसके संदर्भ में सिराक्यूज का। वह कहता है कि सिराक्यूज के 2 शासक थे। इन 2 शासकों दोनों
शासक बहुत अच्छे थे, दोनों शासक। किसी कारण से एक शासक जो है राज्य के बाहर चला जाता है किन्हीं कारणों से, तो जो दूसरा शासक रहता है वह उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। जब पहला शासक आता है तो उसको इस बात का पता चलता है, तो वह बदला लेने के लिए उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध स्थापित करता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि राज्य की जनता जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है और क्रांति पैदा हो जाती है। तो यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रणय संबंधी विवाद, और भारतीय संदर्भों में भी देख लिया जाए तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जहां प्रणय संबंधी विवाद के कारण क्रांतियां हुई हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, संविधान परिवर्तन हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के किसी भाग के ख्याति बढ़ने के कारण। कहा जाता है कि किसी राज्य की ख्याति ज़्यादा राज्य के भीतर ही किसी क्षेत्र की ख्याति जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने आप में बहुत स्वाभिमानी वह क्षेत्र अपने आप को बहुत स्वाभिमानी, अपने आप को गौरवान्वित समझने लगता है और उसका बेजा इस्तेमाल करना चाहता है राज्य के विरुद्ध। वहाँ के रहने वाले नागरिक उस राज्य के विरुद्ध ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं जो कि क्रांति का कारण बनता है। इसको उदाहरण स्वरूप यदि हम देखना चाहें तो वर्तमान संदर्भों में भारत में भी इसके दर्शन आपको होंगे। जैसे महाराष्ट्र को हम कहते हैं, मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है। केरल क्या है कि 100% साक्षरता है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट क्या है कि वह एक तरह से कहा जाए कि प्रकृति की गोद में है, प्रकृति की गोद में है। तो सब अपनी जगह कुछ ना कुछ विशेष योग्यता लिए हुए हैं। इन विशेष योग्यता के कारण उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक दूसरी भी चीज देखिए, कश्मीर का नाम लेना मैं भूल गया। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो अपने आप में वह दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया का स्विट्जरलैंड है तो कश्मीर है। तो कहा जाए कि यह अपने आप में अनोखी जो प्राकृतिक संपदा के कारण या अपने यहां रहने वाले व्यक्तियों के कारण गौरवान्वित होते हैं, वह भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। तो राज्य के किसी भाग की ख्याति बढ़ने से, किसी भी कारण से ख्याति बढ़ती है तो वह भी क्रांति का कारण बनती है। लेकिन यहां पे अरिस्टोटल ने जो एग्जाम्पल दिया है उस समय के जो घटनाएं घटी थी उनको देख करके एग्जाम्पल दिया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अरिस्टोटल के द्वारा कही गई क्रांति के संबंध में विचारधारा आज के संदर्भों में भी प्रासंगिक है। आगे देखते हैं शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन से तात्पर्य क्या है कि राज्य के भीतर कहते हैं कि हमेशा दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। एक सापेक्ष होगी और दूसरी जो होगी क्या कहेंगे उसके विरुद्ध होगी। यह दोनों शक्तियां यदि बराबर हुई, सामान्य रूप से चल रही हैं तो ठीक, लेकिन जहां किसी में घटबढ़ हुई या कोई एक बड़ा हुआ कोई कमजोर हुआ तो तुरंत सत्ता का परिवर्तन होगा, तुरंत संवैधानिक परिवर्तन हो जाएगा। और यह परिवर्तन कहा जाए क्रांति का ही एक रूप है। आगे देखते हैं नियुक्तियों में असावधानी। शासक वर्ग को नियुक्तियां बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, चाहे कुलीन तंत्रात्मक हो, चाहे धनिक तंत्रात्मक हो, चाहे निरंकुश तंत्र हो। इन चार तंत्रों में नियुक्तियां शासक वर्ग के द्वारा ही की जाती। यह नियुक्तियों के संदर्भ में अरिस्टोटल कहता है कि यदि इसमें जान समझ करके नियुक्तियां नहीं की गई तो जो नियुक्त हुआ व्यक्ति है वह यदि गड़बड़ निकला तो राजसत्ता के अगेंस्ट ही षड्यंत्र कर सकता है। ऐसे उदाहरण आपके हिंदुस्तान में मुगलकालीन साम्राज्य में ही देखने को मिलेंगे। इस तरह के उदाहरण पेलोपोनेशियन वार में 30 आताइयों के शासन में भी देखने को मिले। इस तरह के अनेकों उदाहरण, पिछले वीडियो में मैंने भी इसको बताया था कि इस तरह के अनेकों उदाहरण मिले हैं जहां नियुक्तियां गलत हुई, गलत व्यक्ति की नियुक्ति होने के कारण ही सत्ता में परिवर्तन हो गया, निरंकुश तंत्र की स्थापना हो गई। आगे देखते हैं मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति। अरिस्टोटल मध्यम मार्गी को अपनाने वाला था। वह मध्यम वर्ग को बहुत ही ज्यादा महत्व देता था। वह क्या कहता है कि राज्य के भीतर जब अमीरी गरीबी का दो संप्रभुओं रहते हैं, एक अमीर दूसरा गरीब, दो संप्रभु रहते हैं, तो उसके बीच मध्यम वर्ग रहना अति आवश्यक है। यदि मध्यम वर्ग नहीं हुआ
तो धनी और गरीब, शासक और शासित, यहां मार्क्स की थ्योरी भी आ रही है, दोनों में संघर्ष होना लाजमी है, संघर्ष होगा ही होगा और वह क्रांति को जन्म देगा। अर्थात यहां का यह एक तरह से कहा जाए कि वह उपाय भी बता रहा है कि यदि मध्यम वर्ग हुआ तो क्रांति में संभावना घट जाती है। आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। क्या भौगोलिक स्थिति भी क्रांति का कारण बन सकती है? यस, अरिस्टोटल कहता है हाँ। हर एक राज्य में नदी, नाले, पहाड़, बगिया, जंगल होते हैं जो कि राज्य को सीमांकित करते हैं, बांटते हैं, अलग अलग करते हैं। एक ऐसी पहाड़ी होती है जिसके दूसरे पार जाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कहा जाए कि यह जो डिवीजन, प्रकृति के द्वारा किया गया डिवीजन है, वह क्रांति में एक सहायक तत्व की भूमिका निभाता है। भौगोलिक कारण भी, जब कोई एक राज्य का क्षेत्र प्राकृतिक विखंडन के कारण, प्राकृतिक विभक्तिकरण के कारण अलग हुआ सा रहता है, तो वह अपने आप में क्रांति का बिगुल बजा सकता है और राजसत्ता भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाती। यानी कि भौगोलिक कारण भी क्रांति को जन्म देने का एक कारण बन सकता है। आगे देखते हैं विदेशियों का आगमन। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। विदेशियों का आगमन, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ विदेशी आए और हमारे ऊपर ही शासन करने लगे। अरिस्टोटल ने 2000 ईसा पूर्व पहले ही कह दिया और आज 16वीं शताब्दी में वह चरितार्थ हो रहा। 16वीं शताब्दी में चरितार्थ होता दिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हिंदुस्तान के ऊपर व्यापार करने के लिए आई और हमारे ऊपर ही शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो कुल मिलाकर के विदेशियों का आगमन, जो राज्य, अरिस्टोटल कहता है कि जो राज्य विदेशियों के आगमन पर, यानी कि विदेशियों के आने पर और उनके बसने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रखता है, वह क्रांति को निमंत्रण देने जैसा है। आगे देखते हैं बल और छल। बल क्रांति का एक सबसे सहायक तत्व है। कभी कभार क्रांति होने से पहले और क्रांति होने के बाद दोनों ही स्थितियों में बल का प्रयोग होता है, यह सीधी सी बात है। आगे देखते हैं छल। छल से तात्पर्य क्या है? छल एक ऐसी चीज है जो सत्ता को परिवर्तित करती है। किस रूप में? जैसे कहा जाए कि जब राज सत्ता के कुछ, जो कहा जाए कि जनसेवक या जननायक जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जनता को एक तरह से बहला फुसला करके उनके हृदय को जीतने की कोशिश करते हैं, और जब उनके हृदय को जीत लेते हैं और जनता और सत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर जनता का क्या करते हैं? तिरस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ बहला फुसला करके एक दूसरी तरफ की जनता के ऊपर जो है इस ढंग से विश्वासघात करते हैं कि उनको अपना बना लेते हैं और विश्वासघात के द्वारा सत्ता प्राप्ति करके उनके सामने प्रतिज्ञा भी करेंगे। विश्वासघात से तात्पर्य का प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं जब वो सत्ता में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखिए तो छल और बल दोनों ही क्रांति के एक सहायक तत्व हैं। आगे देखते हैं इन सारे पॉइंट्स के बाद तीसरे पॉइंट में क्रांति के कारण में आता है विभिन्न प्रकार के संविधानों, शासन प्रणालियों और राज्यों में क्रांति के प्रमुख कारण। विभिन्न तरह के शासन प्रणालियों में, यानी कि राजतंत्रात्मक, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, सर्वजनतंत्र और जनतंत्र, इन सारे शासन प्रणालियों में भी क्रांति के विभिन्न कारण अरिस्टोटल ने बताए हैं। और इन सारे, चाहे वह, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि जो कि संविधानों के वर्गीकरण में कि विभिन्न तरह की शासन प्रणालियाँ होती हैं, 6 तरह की शासन प्रणालियाँ होती हैं, उसमें 3 तरह की शासन प्रणाली शुद्ध शासन प्रणाली होती है और 3 तरह की शासन प्रणाली कैसी होती है? अशुद्ध शासन प्रणाली या विकृत शासन प्रणाली होती है। तो जो विकृत शासन प्रणाली होती है उसमें भी क्रांति के प्रतिकार या क्रांति के कारण दोनों ही चीजों को अरिस्टोटल ने बताया है। यानी कि निरंकुश तंत्र में क्रांति को कैसे रोका जाए वह भी बताया है, और धनिक तंत्र में कैसे रोका जाए, और अतिवादी जनतंत्र में भी कैसे रोका जाए। इन सारी तीनों विकृत शासन प्रणालियों में भी उसने रोकने के उपाय बताए हैं। तो पहले हम यह जानेंगे कि इस तरह की शासन प्रणाली में कौन कौन से कारण होते हैं जो
क्रांति को पैदा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अरस्तु ने जो क्रांति का तीसरा कारण बताया है, अर्थात विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। इसमें पहला देखते हैं हम राजतंत्रात्मक। हमने पहले बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि उसने विभिन्न शासन प्रणालियों में अलग अलग तरह के कारण बताए हैं क्रांति होने के। तो इसमें हम क्रम वाइज देखते हैं राजतंत्र, जिसमें वो कहता है कि अन्याय, अपमान, भय और आंतरिक कारण, इसे 4 तरह के ऐसे कारण होते हैं जो कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्रांति का कारण बनते हैं। नंबर 1 पे अन्याय को देखते हैं कि जो अरिस्टोटल कहता है कि राजा का कर्तव्य क्या है, शासन चलाना और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उसका विकास करना। लेकिन जब राजा अपनी स्वार्थ सिद्धि करना प्रारंभ कर देता है, वह अन्यायी हो जाता है, तो जनता कुपित होकर के उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है, क्रांति कर सकती है। दूसरी तरफ देखते हैं अपमान। राजा को अपनी जनता का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ जो राज्य के भीतर प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका आदर अवश्य होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि राजा के द्वारा वे अपमानित होते हैं तो जनता उनको तिरस्कार की भावना से देखना प्रारंभ कर देती है और वह व्यक्ति संगठित होकर के राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। तीसरी चीज़ देखते हैं भय। भय को मैंने पिछली स्लाइड में आपको विस्तृत रूप में बताया है। वह लगभग हर तरह के शासन तंत्रों में विद्यमान होता है। आंतरिक कारण, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आंतरिक कारण से तात्पर्य है कि जब कुटुंब में ही, राजशाही के कुटुंब में ही जो परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य होते हैं, वो ही षड्यंत्र रचने लगते हैं राजा के खिलाफ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल की राजशाही आपसी वैमनस्य में ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो यह इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है अरिस्टोटल की क्रांति के कारणों के संदर्भ में। दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें, दूसरे शासन प्रणाली के विषय में बात करते हैं, निरंकुश तंत्र, जिसमें वह 3 कारण बताता है, बाह्य कारण, आंतरिक कारण और घृणा। निरंकुश तंत्र अपने आप में ही बुरा तंत्र वह मानता है। यह तंत्र अच्छा तंत्र नहीं है, जिसमें अत्याचार का बोलबाला होता है, तानाशाही होती है, जिसमें जनता जो है हमेशा परेशान रहती है और हमेशा भयग्रस्त रहती है और शोषित होती है। उसमें बाह्य कारण के रूप में जब देखते हैं तो यह कहता है अरिस्टोटल कि जब कोई बगल का राज्य निरंकुश तंत्र के रूप में स्थापित रहता है और पड़ोसी राज्य यह देखता है कि वह शासन तंत्र जनता के ऊपर अत्याचार अधिक कर रहा है, उस स्थिति में पड़ोसी राज्य जो कि एक सही राज्य है, कहा जाए कि एक जनता के कल्याण करने वाला राज्य है, वह राज्य उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिससे जनता चूँकि पहले से ही परेशान रहती है उस निरंकुश राजा के कारण, तो वह जो है उस पड़ोसी राज्य का समर्थन कर देती है। एक तरह से देखा जाए तो बाह्य कारण में बाहरी राजा जो रहता है उसका समर्थन आंतरिक जनता के द्वारा मिल जाता है, जो कि क्रांति का कारण बनता है। दूसरा, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में निरंकुश राजा अपनी विलासिता में फंस करके जनता के ऊपर शोषण अत्यधिक करने लगता है, जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है, जिससे वह क्रांति कर सकती है। और अगला पॉइंट है घृणा। निश्चित रूप से घृणा के संदर्भ में मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था, लेकिन यहाँ शॉर्ट में उसको बताता हूँ कि घृणा, जब कोई शासन तंत्र, निरंकुश शासन तंत्र, तानाशाही शासन तंत्र ऐसा हो जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि प्रारंभ कर देता है, जनता के हितों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखता, ऐसी स्थिति में जनता जो है उसको तिरस्कृत करना प्रारंभ कर देती है, उससे घृणा करने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि उसके खिलाफ विप्लव कर देती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुलीन तंत्र। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र दोनों ही जो तंत्र हैं, एक तरह से देखा जाए धनपतियों का शासन है, और उसमें होने वाली जो क्रांतियाँ हैं जिसको कारण बताता है अरिस्टोटल, वह लगभग एक तरह की होती हैं, ऐसा अरिस्टोटल का मानना है।
यहाँ पे देखते हैं कुलीन तंत्र शासनाधिकार से वंचित जननायक, दरिद्रता और असमानता, यह 3 तरह की बात करता है कुलीन तंत्र में। वह कहता कि शासनाधिकार से वंचित जननायक होता क्या है कि कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था में एक कुल के कुछ धनपति या संभ्रांत व्यक्तियों का शासन होता है। उस शासन तंत्र में वे व्यक्ति शासन करने से वंचित रह जाते हैं जो जननायक होते हैं, और ये जननायक ही क्रांति का बिगुल बजा देते हैं कुलीन तंत्र के खिलाफ। उस स्थिति में जब उनको ऐसा लगता है कि शासन करने वाले व्यक्ति उससे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वह जनता का समर्थन प्राप्त करके जननायक रूप में उभरता है और संगठित होकर के कुलीन तंत्र के विरुद्ध क्रांति कर देता है। दूसरी चीज़ देखते हैं दरिद्रता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था में एक कुल जो कि समृद्धशाली है, शक्ति संपन्न है, संपत्तिशाली है, वह, और दूसरी तरफ जनता जो कि अल्प विकसित है या अविकसित है या संपत्तिहीन है। ऐसी स्थिति में जब कुलीन तंत्र के द्वारा जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख जाता, तो जनता जो है भुखमरी के कगार पे पहुंचना प्रारंभ हो जाती है और ऐसी स्थिति में वह जो है क्रांति कर सकती है। तीसरी चीज असमानता। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अरिस्टोटल मध्यम वर्गीय सिद्धांत का ज़्यादा समर्थन करता है, वह मध्यम वर्गीय वर्गों का समर्थन करता है। यहाँ पर कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था में एक वर्ग जो शासन करने वाला होता है वह धनी हो जाता है और दूसरा वर्ग जो होता है वह गरीब हो जाता है, अर्थात जनता गरीब हो जाती है। तो उनकी दरिद्रता जो होती है, गरीब जनता की दरिद्रता भी क्रांति का एक कारण बन सकती है, ऐसा अरिस्टोटल का मानना है। आगे देखते हैं धनिक तंत्रात्मक व्यवस्था में किस प्रकार से क्रांति होती है। इसमें उसने बताया है कि बाह्य कारण, आंतरिक कारण, अपव्यय, सीमित शासनाधिकार, युद्ध और शांति में क्रांति। सबसे पहले देखते हैं बाह्य कारण। धनिक तंत्र में बाह्य कारण, चूंकि धनिक तंत्र अपने आप में विकृत शासन, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रथम वीडियो में बताया था कि धनिक तंत्र क्या है, एक विकृत शासन प्रणाली है। इस विकृत शासन प्रणाली में धनपतियों का शासन स्थापित होता है। ये धनपति जिनके अगेंस्ट जनता होती है, जनता जो रहती है उसके विरोध में रहती है, ऐसी स्थिति में उसको धनपतियों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो जनता युद्ध के इस काल में जनता का समर्थन न मिलने के कारण वह बाह्य सैनिकों को युद्ध के लिए आमंत्रित करती है, बाह्य राज्यों से समर्थन प्राप्त करती है। यह कारण जो है बाह्य लोगों का कहा जाए कि आप सहयोग जब लेंगे तो वह किसी न किसी रूप में वह आपके ऊपर दबाव बना करके आपके ऊपर दबाव बनाने से तात्पर्य क्या है कि धनिक तंत्र के ऊपर दबाव बना करके वह सत्ता को हथियाने का प्रयास करेगा और यह भी क्रांति का एक कारण बन सकता है। आंतरिक कारण के तहत यह वही चीज हो गई जैसा कि मैंने बताया निरंकुश तंत्र में। एक तंत्र में भी आंतरिक कारण जो होता है कि जनता शासक के विरुद्ध अपने उसके अत्याचार से कुपित होकर के जो है विद्रोह कर देती है, वही स्थिति यहाँ आंतरिक कारण के रूप में भी देखी जा सकती है। अपव्यय को हमने बताया कि कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र लगभग एक समान कार्य करते हैं क्रांति के होने के लिए। तो अपव्यय और यहाँ दरिद्रता, यहाँ कुल धनिक तंत्र में शासक वर्ग के द्वारा जब विलासिता प्रारंभ कर दी जाती है, विलासी हो जाता है शासक, सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, विलासिता पूर्वक जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता, उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया व्यय जो है अपव्यय की श्रेणी में आता है, जो जनता बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके विरुद्ध क्रांति कर देती है। चौथी चीज धनिक तंत्र में सीमित शासनाधिकार। इस तंत्र में एक कुल का शासन होता है, जो धनपति होता है वह कुल का शासन होता है, जनता शासन के अधिकार से वंचित रहती है, उसको शासन करने का अधिकार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में जनता जो है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए या यूं कहें प्रजातंत्र की स्थापना के लिए वह क्रांति कर बैठती है। युद्ध और शांति के काल में कि क्रांति कैसे हो सकती है, इसके संदर्भ में कि
जैसा कि मालूम है कि जनता का विश्वास धनिक तंत्र में शासन सत्ता के पास नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह विदेशी सेनाओं को आमंत्रित करता है युद्ध हेतु, और वह भी क्रांति का एक कारण बनती है। शांति काल की बात करें कि शांति काल में धनिक तंत्र के जो परिवार के लोग होते हैं, उन्हीं में ही वैमनस्य पैदा होता है, जिससे क्रांति की बात होती है। या ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार के लोगों को ही सेनापति या कुछ इस ढंग का बड़ा पद दे दिया जाता है, जिसके कारण वह अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। एक इसका और एग्जाम्पल मिलता है कबाल के रूप में। कबाल के रूप में ब्रिटेन की सरकार हुआ करती थी, जो 5 लोगों को उनके पहले नाम के पहले अक्षर को लेकर के उन्होंने एक समिति बनाई, जिसको CABAL कबाल कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसके संदर्भ में अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा उसके संदर्भ में डिटेल में। तो कबाल के रूप में जब वो संस्था बनी तो उसने राजशाही के अधिकारों को सीमित कर दिया और स्वयं ही शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग करना प्रारंभ कर दी। तो यह स्थिति शांति काल में भी ऐसी होती रहती है कि क्रांति का कारण बन जाती है। आगे देखते हैं कि प्रजातंत्र में 2 चीजें बताता है वह, धनिकों के विरुद्ध अत्याचार और जन आंदोलक सेनापति। धनिकों के विरुद्ध अत्याचार, यह प्रजातंत्र को अरिस्टोटल कहता है कि विशुद्ध रूप से यह गरीब जनता का शासन होता है, जिसको अतिवादी जनतंत्र भी वह कह रहा है। तो गरीब जनता का जो शासन तंत्र होता है उसमें धनिकों के विरुद्ध अत्याचार होता है। तो धनिकों के अंदर जो है जनता के प्रति या जो गरीब जनता का शासन तंत्र है उसके विरुद्ध तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है, घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में वे क्रांति कर सकते हैं संगठित होकर के। दूसरी तरफ जन आंदोलक सेनापति, अरिस्टोटल कहता है कि कभी भी किसी जन आंदोलक को सेनापति का पद नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि सेनापति का पद दे दिया जाता है, जन आंदोलक स्वयं सेनापति के रूप में स्थापित होता है, तो वह सत्ता के ऊपर निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के कब्जा कर लेगा। इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट बाद में अरिस्टोटल की ही विचारधारा से प्रभावित होकर के लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, यानी कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। तो जहां पे जन आंदोलक कोई लोक नेता को सत्ता का सुख मिलना, शक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है और वह भी सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित होता है, तो वह क्रांति कर सकता है। यहां पर तीनों जो क्रांति के संदर्भ में कारण बताए उसने, मूल कारण, दूसरा विशेष कारण और विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। इसके बाद वह निवारण भी बताता है। तो अब हम देखेंगे कि क्रांति के, अरस्तु की क्रांति के जो कारण है उसका निवारण क्या होगा। आइए अब देखते हैं अरस्तु ने क्रांति के प्रतिकार के क्या उपाय बताए हैं। क्रांति के प्रतिकार के संदर्भ में अरिस्टोटल कहता है कि यदि हमको क्रांति के कारण पता हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें क्रांति के प्रतिकार के उपाय की जानकारी है। तो क्रांति के कारणों का यदि समन किया जाए तो ऑटोमेटिक यह उसका प्रतिकार ही होगा, उसका उपाय ही होगा। वैसे तो अरिस्टोटल ने बहुत सारे क्रांति के प्रतिकार के उपाय बताए हैं कि क्रांति को कैसे रोका जा सकता है। एक बहुत लंबी श्रृंखला है उसकी, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने यहाँ पर इंगित किया हुआ है और उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वह न्याय की बात करता है। कहता है कि अरिस्टोटल की राज्य में यदि न्याय की स्थापना हो, राज्य न्यायी हो, शासक न्यायी हो, तो निश्चित रूप से क्रांति की संभावना क्षीण हो जाएगी, क्रांति की संभावना नहीं रह जाएगी। दूसरी तरफ वह समानता की बात करता है। वह कहता है कि राज्य में समानता की स्थापना होनी चाहिए, किसी भी तरह के गुटबंदी या किसी भी तरह के वर्ग विभाजन नहीं होने चाहिए। यदि हो भी तो इतने न्यून हो जिससे क्रांति की ज्वाला या क्रांति की चिंगारी न भड़कने पाए। आपको यह बताते चलें कि न्याय और समानता 2 तत्वों को उसने क्रांति का मूल कारण बताया है। यह मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया है।
तीसरी तरफ वह कहता है कानून का पालन राज्य के नागरिकों के द्वारा, राज्य के जनसमूहों के द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिए और यह राज्य के शासक के द्वारा यह ज्ञात रहना चाहिए उसको कि राज्य का जो नागरिक है, राज्य का जो जनसमूह है, वह कानून का पालन कर रहा है अथवा नहीं। यदि यह उसके प्रति सचेत होगा तो निश्चित रूप से क्रांति की संभावना घट जाएगी या उसका उपाय हो जाएगा। चौथी तरफ वह कहता है शुद्ध आचरण। वह कहता है कि शासक को सदैव ही शुद्ध आचरण करना चाहिए, उसके द्वारा विलासिता, अपव्यय जैसी चीज़ों को अपने जीवन मार्ग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी तरफ वह यह भी कहता है कि राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनको भी राजा की ही भांति ही शुद्ध आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। यह भी जनता के विश्वास को जीतना, जनता के हृदय में स्थान बनाना जैसा एक कार्य होगा जिससे जनता उसके प्रति उद्वेलित नहीं होगी और क्रांति नहीं करेगी। पांचवी चीज कहता है विकेंद्रीकरण। अरिस्टोटल केंद्रीकरण का विरोध करता है। वह कहता है कि सत्ता में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां शक्ति एक साथ पूरी तौर से केंद्रित हो जाए। सत्ता का विभाजन या सत्ता की शक्तियों का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि कोई भी शक्ति राज्य के अधीन रहने वाली निरंकुश न होने पाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से राज्य निरंकुशता को प्राप्त होगा और वह क्रांति को बढ़ावा देने वाला होगा। अगला देखते हैं राजभक्त नागरिक। अरिस्टोटल कहता है राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राज्य के भीतर रहने वाले लोग राजभक्ति में लीन रहें। उसको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सत्ता के ऊपर, शासक के ऊपर किसी भी तरह का कोई संदेह उत्पन्न न होने पाए। यदि संदेह उत्पन्न नहीं होगा तो निश्चित रूप से राज्य के नागरिक जो है राजभक्ति में लीन रहेंगे, राजभक्ति के विरोध कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। राजकीय सेवाओं की अवधि। अरिस्टोटल कहता है कि राजकीय सेवा में रहने वाले सर्वोच्च जो पदाधिकारी होते हैं उनकी सेवाओं की अवधि निर्धारित रहनी चाहिए। यद्यपि वह जो अवधि निर्धारित करता है वह बहुत कम है, आज के वर्तमान परिवेश में यदि देखा जाए तो उतनी उसके द्वारा निर्धारित की गई अवधि उतनी प्रासंगिक नहीं है। लेकिन एक तथ्य अवश्य है कि यह अवधि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अरिस्टोटल यह कहता है कि राजकीय सेवाओं में रहने वाले व्यक्तियों को मात्र 6 माह के बाद उनका स्थानांतरण कर देना चाहिए, उनको एक पद पर नहीं बने रहने देना चाहिए। इसके पीछे वह कारण बताता है, कहता है कि यदि वह एक ही स्थान पर अनवरत नहीं बने रहेंगे तो उनको भ्रष्टाचार या निरंकुश होने या शक्ति एकत्रित करने की संभावना नहीं रह जाएगी। आगे देखते हैं सर्वोच्च पदों की योग्यता। अरिस्टोटल कहता है कि जो भी पद राज्य के अधीन शासक वर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं या दिए जाते हैं तो उस सर्वोच्च पद की योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। वह योग्यता कैसी हो, जैसे कि प्रशासनिक और शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरी तरफ वो कहता है इसी के अंतर्गत राजभक्ति उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। चौथी चीज वह कहता है कि उसका सत्ता के प्रति समर्पण पूर्ण रूपेण से होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की योग्यता को ध्यान में रख करके ही उसका निर्वाचन किया जाना चाहिए, उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। आगे वह कहता है कि संविधान के अनुरूप शिक्षा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको अरिस्टोटल के गुरु प्लेटो ने भी उठाया था शिक्षा के संदर्भ में। संविधान के अनुरूप ही शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संविधान जो है राज्य का एक दर्पण होता है, राज्य के रहने वाले व्यक्तियों का, वहाँ की प्रशासनिक क्रियाकलापों का, वहाँ की व्यवस्था का, वहाँ के व्यक्तियों का एक दर्पण होता है। तो उसके अनुसार, संविधान के अनुसार ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो नागरिक हैं, राज्य के रहने वाले जनसमूह है, वह संविधान के अनुसार आचरण करे।
आगे देखते हैं आंतरिक फूट। आंतरिक फूट से तात्पर्य क्या है कि उसने कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था, धनिक तंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखा है कि आंतरिक कलह क्रांति का बहुत बड़ा कारण होती है। तो वह ऐसा परामर्श देता है, ऐसी चीज़ कहता है क्रांति के प्रतिकार के संदर्भ में कि क्रांति की छोटी सी छोटी चिंगारी भी का भी समन किया जाना चाहिए, अर्थात आंतरिक फूट की कहीं संभावना हो तो उसका दमन किया जाना चाहिए, उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। यह क्रांति के संदर्भ में इतनी सारी चीज़ें एरिस्टोटल ने कही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसको इस वीडियो में समेकित करना संभव नहीं होगा, लेकिन ये जितना मेरा प्रयास था वह हर संभव प्रयास मैंने आपके लिए किया है। धन्यवाद।